हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। देखिए बेटा, हमने यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हम अब तक पढ़ चुके हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब बात होगी यहाँ पे किसकी? रिप्रोडक्शन की। भाई हमने ये तो पढ़ लिया रिप्रोडक्शन में कौन कौन सहायता देगा, कैसे देगा, लेकिन बेटा रिप्रोडक्शन ऐसी होगी कैसे? मैं शिवांगी शर्मा आज फिर आपके सामने लेकर के आई हूँ एक लेक्चर, जिसमें हम यहाँ पे बात करेंगे गैमीटोजेनेसिस की, यानी कि गैमीट्स के फॉर्मेशन की। देखिए बेटा, अब इस चैप्टर को हमको आगे कैसे प्रोसीड करना है, एक ही चीज मैं आपको बता देती हूँ। हमने पहले यहाँ पे ये चीज जो बेटा पढ़ी है, हमने पढ़ी है रिप्रोडक्शन के सिस्टम। अगर मैं पूरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करती हूँ तो ये 3 फेजेस में बटा होता है। एक आपका प्री रिप्रोडक्टिव, प्री फर्टिलाइजेशन, नॉट रिप्रोडक्टिव, एक आपका प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्योंकि फर्टिलाइजेशन इज द मेन स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक आपका रिप्रोडक्शन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो हम बच्चे आज की क्लास में ये प्री रिप्रोडक्टिव वाले पार्ट को करेंगे। हम यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस को देखेंगे, oogenesis का थोड़ा सा आइडिया लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्लास में फीमेल पार्ट में हमको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है। oogenesis थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि भाई गैमीट्स की जो फॉर्मेशन है वो बहुत पहले ही शुरू हो जाती है और फिर रुक जाती है, फिर दोबारा स्टार्ट होती है, फिर इसको हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल से भी रिलेट करना है। तो इन सारी चीजों को हम बेटा एक सेपरेट लेक्चर में पढ़ेंगे, दैट इज लेक्चर नंबर नेक्स्ट। एंड उसके बाद, उस लेक्चर के बाद आपका बाकी का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो और ये सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे। सो नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट गैमीटोजेनेसिस, जिसमें हम स्पर्म्स की फॉर्मेशन की बात करेंगे, स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। लेकिन अगले लेक्चर में बेटा हम ओवम की फॉर्मेशन की बात करेंगे, ओवम कैसे बनता है और क्या क्या उसके प्रोसेस है, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रिलेट कर देंगे, ताकि आप सारी चीजों को जब एक साथ पढ़ोगे तब आपको सबसे बेस्ट समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द गैमीट फॉर्मेशन। अब चाहे मेल्स में गैमीट फॉर्म करना हो या बेटा फीमेल में गैमीट फॉर्म करना हो, दोनों के अंदर ही कुछ चीजें तो कॉमन है। गैमीट फॉर्मेशन दोनों में मियोसिस में ही होगी, और दोनों बॉडीज के अंदर, चाहे मेल्स की बात करें या फीमेल्स की बात करें, गैमीट फॉर्मिंग सेल ही तो करेंगे। अब गैमीट फॉर्मेशन के 3 फेजेस होते हैं, जिसे हम कहते हैं फेजेस ऑफ गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस बोले तो गैमीट्स का बनना। देखिए बेटा, देयर आर 3 फेजेस ऑफ गैमीटोजेनेसिस। ये 3 फेजेस कौन से होते हैं? अब इसमें फेज किस हिसाब से होंगे? सबसे पहले होगा आपका मल्टीप्लिकेशन फेज। अभी हो सकता है आप कंफ्यूज हो, लेकिन अगर ध्यान से इसको रिलेट करेंगे देन यू विल नॉट बी कंफ्यूज। मल्टीप्लिकेशन फेज, उसके बाद बेटा आता है आपके पास ग्रोथ फेज, एंड देन आपके पास आता है मैच्योरेशन फेज। तो ये दोनों मेल्स और फीमेल्स के लिए एप्लीकेबल है। देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन फेज, देयर इज अ ग्रोथ फेज एंड देयर इज अ मैच्योरेशन फेज। नाउ व्हाट इज दिस? वेरी सिंपल। जैसे कि गैमीट्स को बनना है, मेल के अंदर गैमीट्स कौन बनाता है? हमने पढ़ा था सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर आपकी जर्मिनल एपिथेलियम होती है, उन सेल में से स्पर्मेटोगोनिया आते हैं, और वो सेल्स आपके आगे जाकर के मियोसिस करेंगे और बनेंगे गैमीट। गैमीट के बाहर आने का रास्ता भी हमने पूरा पढ़ लिया था। नाउ बेटा, वो जो सेल्स हैं जो आपके मियोसिस करेंगे, अब जिंदगी भर एक ही सेल तो मियोसिस नहीं करेगा ना, मतलब ऐसा तो नहीं ना एक सेल मियोसिस कर गया और बन गए 2 स्पर्म, 4 स्पर्म, मियोसिस से 4 स्पर्म। चला लो अब इस 4 स्पर्म से काम, देख लो जिंदगी भर इन 4 स्पर्म को तुम्हें कैसे इस्तेमाल करना है। ऐसा तो नहीं होता भाई, स्पर्म्स तो बहुत सारे बनते हैं। इनफैक्ट
एक इजैक्यूलेशन में, एक इजैक्यूलेशन बोले तो जब सीमेन आउट होता है उसमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं। तो बॉडी में ये इतने सारे स्पर्म्स कैसे बन रहे हैं? तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले वो सेल्स का मल्टीप्लिकेशन होगा जो स्पर्म्स बनाएंगे, जो मियोसिस करेंगे। सो मल्टीप्लिकेटिव फेज में क्या होता है? आपको पता है देयर इज अ जर्मिनल एपिथेलियम, और ये जर्मिनल एपिथेलियम में आपके जर्मिनल सेल्स होंगे। लेट्स सपोज मैं उनको यहां पे कह रही हूं दीज आर दी जर्म सेल्स। तो ये जर्म सेल्स बेटा क्या करते हैं? ये मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आगे जाकर के इनको करनी है मियोसिस। ठीक है, अभी इसमें और इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे जब हम आगे का प्रोसेस पढ़ेंगे, अभी सिंपल में। तो ये बेटा मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट आपके ये बहुत सारे बन जाए और उसके बाद ही मियोसिस करेंगे। ना वंस जब ये सेल मल्टीप्लाई किया तो अब बेटा इसको मियोसिस करना है, लेकिन ये अचानक से मियोसिस नहीं करता। ये जो आपके सेल्स होते हैं जिसको मैं कहूंगी मियोसाइट, यानी यही मल्टीप्लाई करके बेटा यही सेल आगे जाकर के मियोसाइट बनाएंगे, लेकिन अभी इसमें मियोसिस स्टार्ट नहीं होगा। मियोसाइट वो सेल होता है जो मियोसिस करता है। मैं लिख देती हूं सेल दैट विल अंडरगो मियोसिस, मतलब ये वो सेल है बेटा जो मियोसिस करेगा। सो यानी ये सेल को मियोसिस करने के लिए अब ग्रो तो करना पड़ेगा। सो ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये सेल अभी मियोसिस नहीं करता, ये ग्रो करता है ग्रोथ फेज में। दैट इज सेल का साइज इंक्रीज होता है, सेल का वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। और अब जब ये केपेबल हो गया, जब ये बड़ा हो गया सेल प्रॉपर, एंड नाउ इट विल बिकम मैच्योर। और अब जब मैंने कहा वो मैच्योर हो गया तो यानी कि अब बेटा वो मियोसिस करने के काबिल हो गया। सो नाउ बेटा ये वाला सेल अब क्या करेगा? दिस सेल विल अंडरगो मियोसिस एंड प्रोड्यूस स्पर्म्स। क्लियर है? समझे मेरी बात को? क्या बात करी मैंने यहां पे? ध्यान से सुनो बेटा। गैमीटोजेनेसिस का मतलब गैमीट्स की फॉर्मेशन। ये गैमीटोजेनेसिस के 3 फेजेस होते हैं। पहला फेज जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में ऐसे सेल्स बहुत सारे हो जाएंगे। ग्रोथ फेज में ये सारे सेल्स मैच्योर होंगे। मैच्योर नहीं हो रहे प्रॉपर, वैसे फंक्शनली नहीं हो रहे, स्ट्रक्चरली हो रहे हैं। अपना सेल का साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियस है भाई वो अच्छे से प्रॉपर तैयार रहेगा, है ना। साइटोप्लाज्म भी अपना कंटेंट को बढ़ाएगा। सेल बेटा अपना वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, अपना साइज बढ़ाएगा। जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था, जो तैयारी करता है सेल डिवीजन से पहले वही सारी तैयारियां करेगा। एंड फिर मैच्योरेशन फेज में फाइनली इट विल अंडरगो मियोसिस एंड प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पर्म्स। अब इसी प्रोसेस को डिटेल में पढ़ते हैं और उसके बाद उन प्रोसेस को यहाँ पे हम पिछले पेज पे उसको रिलेट करेंगे। सो नाउ लेट्स ड्रॉ द डायग्राम जो हमने बनाया था। हमने बेटा देखा था कि लेट्स सपोज दिस इज द टेस्टिस, टेस्टिस में हमने इसको लोब्यूल कहा था। इस लोब्यूल में हमने क्या बोला था? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को हमने जब ऐसे निकाला था तो इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आपके पास क्या होगा? इसके अंदर आपके जर्मिनल एपिथेलियम होती है। तो पहले मैं लोब्यूल का अगर क्रॉस सेक्शन बनाती हूँ तो मान लीजिए ये लोब्यूल है बेटा, तो हमने देखा था इसमें 2 से 3 ऐसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखेंगे। बाहर हमारे लेडिक सेल्स होते हैं और अंदर बेटा सर्टोली सेल्स होते हैं। मैं लिख देती हूं भैया, तुम्हारा भरोसा नहीं है, तुम भूल गए होगे। लेडिक सेल
और ये बेटा सर्टोली सेल कहलाता था। और इसी सेल्स के आसपास जो सेल्स हैं ये जर्मिनल एपिथेलियम कहलाती है। अब इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को बाहर निकाल लो। अब मैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को निकाल रही हूं, ठीक है। तो इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या है, इस तरीके की जर्मिनल एपिथेलियम। कुछ सेल्स बेटा लंबे हो गए, इनको हम सर्टोली सेल्स या फिर नर्स सेल्स कहते हैं ना। सबसे पहले आपका ये जर्मिनल एपिथेलियम के कुछ सेल्स जो आगे जाके डिवाइड होंगे उन्हें बेटा कहते हैं इनिशियल फेज में प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। सो यहां पे देखिए मैं इधर लिखूंगी, ये जो बेटा जर्मिनल एपिथेलियम होती है, इसी जर्मिनल एपिथेलियम के कुछ सेल्स को कहते हैं प्राइमरी या फिर प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स विच इज PGC, ठीक है। ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स उसके बाद आपके क्या होते हैं, डिवाइड होंगे। यानी बेटा जब ये डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि इनको आगे जाकर के फर्दर मियोसिस करना है भाई, तो दे हैव टू ग्रो, पहले इनको उस लायक बनना होगा कि ये मियोसिस करेंगे। सो ये बेटा अब आपके ऐसे डिवाइड होंगे, सो इट विल ग्रो लाइक दिस, ये आपके डिवाइड होंगे और ये बनाते हैं अब आपके सेल्स। इनको मैं कहूंगी स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। सो याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये डिवाइड हुए हैं और ये स्पर्मेटोगोनिया बनाए हैं। ये स्पर्मेटोगोनिया आपका डिप्लॉइड सेल है। क्यों? क्योंकि अभी तक किसी में भी आपकी मियोसिस नहीं हुई। सो यहां पे एक ही स्पर्मेटोगोनिया को बना देते हैं। ये बेटा यहाँ पे आपका एक स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। नाउ ये स्पर्मेटोगोनिया अब आपका मैच्योर होगा, इट विल नॉट डिवाइड। ये आपकी मियोसाइट ही है, बट ये मैच्योर होंगे तब जाकर के मियोसिस करेंगे। अभी बेटा इनका क्या हिसाब किताब रहेगा, ये स्पर्मेटोगोनिया आपके मैच्योर होंगे। सो नाउ these will mature and form, अच्छा इसको मैं इसी से लिखते हैं ना, सफेद वाले से, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। सो यहां पे ये डिवाइड नहीं हुए, केवल मैच्योर हुए हैं, यानी कि इनका सेल का साइज इंक्रीज हुआ है, सेल का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, DNA CNA सब कुछ डबल शबल ये सारी चीजें अब आपकी प्रॉपर हो। सो अभी भी ये सेल आपके डिप्लॉइड ही है। अब इस सेल को मैं कह दूंगी मियोसाइट। क्यों कह दूंगी इसको मियोसाइट? क्योंकि बेटा यही तो आगे जाकर के मियोसिस करेगा। सो अब यहां पे ये करेगा मियोसिस 1। तो मियोसिस 1 में क्या होता है बेटा, एक सेल से 2 सेल्स बनते हैं और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। रिमेंबर मियोसिस क्लास 11th में पढ़ा था भाई कि आपका जो आपका सेल है वो जब डिवाइड होता है तो आपके पहले मियोसिस 1 में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, तो यहाँ पे अभी भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो वो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम की तरह ऐसे अलाइन हुए। मैं याद दिलाती हूँ, थोड़ा सा मैं तुमको याद दिलाती हूँ, ठीक है। कहाँ पे याद दिलाएं, एक शीट हम ऐड करते हैं। चलो भाई अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। तो होता है क्या बेटा, मियोसिस में मान लो आपके पास सेल कैसा है, उसके पास ऐसे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, यानी कि 46 क्रोमोसोम है, यानी बेटा ये डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड बोले तो ऐसा सेल जिसके क्रोमोसोम आपके पेयर में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका मियोसिस 1 जब करता है तो मियोसिस 1 के मेटाफेज 1 में बेटा तो आपका DNA भी डबल होता है। तो इन्होंने ग्रोथ फेज में DNA CNA भी डबल किया होगा। जब बेटा DNA डबल किया होगा तो ये ऐसे दिखते हैं। ये भी अभी 2 ही क्रोमोसोम है, ये भी 2 ही क्रोमोसोम है बेटा, लेकिन यहाँ पे DNA आपका डबल हुआ है।
फिर इस तरीके से, ये अभी भी 46 ही है, लेकिन बेटा डीएनए आपका डबल हो गया। एंड नाउ व्हाट विल हैपन इज कि अब मियोसिस 1 में क्या होता है, मेटाफेज की बात कर रही हूं ज्यादा, प्रोफेज 1 की बात नहीं कर रहे, सीधा मेटाफेज। मेटाफेज 1 में बेटा जो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट पे आते हैं। यहां पे ऐसे स्पिंडल फाइबर होता है, ये ऐसे इसको खींचेगा और ये होमोलोगस को अलग करेगा। तो सच दैट आपके पास दो जो सेल्स बनेंगे, इसका एक क्रोमोसोम इधर चला जाएगा और एक उसका दूसरे सेल में चला जाएगा, एनाफेज और टीलोफेज के बाद। इसके साथ भी यही होएगा। तो द पॉइंट इज आपका हुआ क्या, इस सेल में 4 क्रोमोसोम थे और इसके डॉटर सेल्स में 2 क्रोमोसोम है। तो बेटा होता क्या है, दिस फॉर जस्ट अ क्विक रिवीजन, मियोसिस 1 में आपका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है और आपको 2 सेल्स मिलते हैं। तो यहां पे बेटा अब आपके ये जो सेल्स कहलाएंगे, दीज आर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट, और ये स्पर्मेटोसाइट अब होंगे हैप्लॉइड, क्योंकि यहां पे क्रोमोसोम हाफ हो चुका है। नाउ अब ये आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंड मियोसिस करेंगे। तो भाई ये सेल अब जब दूसरी मियोसिस करेगा तो अब इसके नॉन सिस्टर क्रोमैट, पहले तो यहाँ पे होमोलोगस अलग होते थे, अब क्या होगा बेटा, अब ये ऐसे उड़ जाते हैं ना, दोनों ऐसे आ जाएंगे, फिर ये आपस में ऐसे खींचेंगे, तो इसका एक इसमें आया, इसका एक इसमें आया, इसका एक इसमें आया, इसका एक इसमें आया, मतलब एक इसका इसमें और दूसरा इसमें, एक इसका इसमें, इसका इसमें, मतलब कुल मिलाकर के ये अब आपके क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं मियोसिस 2 में। ठीक है, जिसको नहीं आता है मैं उसको समझा रही हूँ, क्योंकि आगे जब जेनेटिक्स चैप्टर आएगा तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में हमेशा के लिए रहनी ही चाहिए। सो यहाँ पे बेटा क्या होता है, अब आपके फाइनली एक सेल से 2 और सेल, इससे भी 2 और बनेंगे, इनका क्रोमोसोम नंबर सेम होता है क्योंकि क्रोमोसोम तो पहले ही आधा हो जाता है। सो यहाँ पे बेटा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आपका अब क्या करेगा, meiosis 2 and it will produce 4 spermatids, और ये कैसे होंगे, हैप्लॉइड। सो हमने अभी तक क्या पढ़ा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आपका पीजीसी डिवाइड होंगे, स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगे। ये स्पर्मेटोगोनिया आपका डिप्लॉइड है, ये थोड़ा सा ग्रो होगा साइज में, तो ये बेटा आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। उसके बाद बेटा ये 2 सेल में बनाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आपके दूसरी मियोसिस करके ऐसे 4 स्पर्मेटिड बनाएंगे। लेकिन ये चारों स्पर्मेटिड बेटा अभी स्पर्म जैसे नहीं लग रहे। क्या ये अभी स्पर्म जैसे लग रहे हैं? नहीं लग रहे। सो व्हाट विल हैपन इज, इनमें अब होगी आपकी स्पर्म के जैसे दिखने की प्रतिक्रियाएं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होंगे। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, और अब ये आपके बनेंगे फिर 4 स्पर्म, या कह दो स्पर्मेटोजोआ। इस प्रोसेस को बेटा स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। क्या बोला मैंने? ये जो स्पर्म्स बनने का प्रोसीजर है, ये जो आपके स्पर्म्स बने, इसको हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ना अब ये चारों के चारों कितने बना दिए? मैंने तो यहाँ पे ज्यादा बना दिए, मैं डायग्राम से दोबारा दिखाऊंगी, अभी टेंशन लेने की बात नहीं है। अब बेटा आपके ये प्रॉपर ऐसे स्पर्म जैसे बनते हैं, लेकिन बेटा ये ऐसे नहीं होते। सर्टोली सेल का क्या यूज था? सर्टोली सेल्स नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, तो ये अभी सर्टोली सेल से जुड़े होते हैं। तो इनको यहां ना बना करके हम अभी इसका क्या करेंगे, ये बेटा आपके इस तरीके से सर्टोली सेल से जुड़े होते हैं।
सो नाउ अब यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट ऐड है बेटा कि ये जो आपके स्पर्म्स हैं, स्पर्मेटोजोआ है, दीज आर अटैच टू सर्टोली सेल्स। तो जब ये सर्टोली सेल से हट जाएंगे तब जाकर के ये आगे जाकर के रिलीज हो पाएंगे। सो नाउ दीज आर अटैच टू सर्टोली सेल्स, जिसको नर्स सेल्स भी कहते हैं। क्यों बच्चे? क्योंकि ये आपके न्यूट्रिशन पा रहे हैं, और जब ये यहां से अलग हो जाएंगे, जब ये यहां से डिटैच्ड हो जाएंगे, तब बेटा आपके कहलाएगा प्रोसेस स्पर्मिएशन। नाउ दिस इज स्पर्मिएशन। तो क्वेश्चन अक्सर आता है डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। तो अब बेटा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपके पास क्या हुआ? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने, इन्होंने मियोसिस किया, आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, इसने मियोसिस किया। अब आपके पास 4 स्पर्मेटिड बन गए, तो बेटा इसको हम बोलेंगे स्पर्मेटिडोजेनेसिस। फिर आपका क्या हुआ? इसने स्पर्म का स्ट्रक्चर लिया, तो ये कहलाया आपका स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये नर्व सेल से जुड़े हुए हैं, जब ये नर्व सेल से अलग हो जाएंगे तो बेटा इसको कहेंगे स्पर्मिएशन। ठीक है, चलिए ये यहाँ पे मैंने आपको मियोसिस समझाया था। अब एक बार मैं आपको ये सारी चीजें डायग्राम से बना करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले बेटा आपके पास क्या हुआ? मान लो ये आपकी ये प्राइमरी जर्म सेल्स हैं, ये आपकी दिस इज दी प्राइमोर्डियल जर्म सेल, और ये हम यहाँ पे ऐसा सर्टोली सेल्स बना रहे हैं। दिस इज दी सर्टोली सेल्स, मतलब ये आपकी प्रॉपर ऐसे जर्मिनल, मतलब मैं ऐसे इसको नीचे से बना रही हूँ। ठीक है, ऐसा बनाया होगा। अब तो यहाँ पे बेटा क्या हुआ? आपके ये सेल्स पहले डिवाइड हुए, ये सेल्स आपके कहलाए थे स्पर्मेटोगोनिया, और ये कैसे थे? ऑब्वियसली आपके डिप्लॉयड थे। इन स्पर्मेटोगोनिया ने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई, ये तो मल्टीप्लाई होकर के बने, तो ये मल्टीप्लाई हुआ तब स्पर्मेटोगोनिया बना। अब ये स्पर्मेटोगोनिया आपका मैच्योर होगा, तो यही सेल्स बेटा अपने साइज को बढ़ाएगा। तो ये लेट्स सपोज छोटा सा सेल था, अब ये मैच्योर होगा, तो अब बेटा इसको हम कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आपका क्या कहलाएगा? पहली मियोसिस करेगा और ये बनाएगा आपकी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो 2 बन गए आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट उसके बाद इस तरीके से ऐसे स्पर्म की फॉर्मेशन लेंगे, तो इसको कहेंगे स्पर्मेटिड, और ये सेकेंड मियोसिस कर रहे हैं, तो आपके ऐसे 4 बनेंगे बेटा। ठीक है, क्योंकि एक सेल 2 को जन्म देगा ना। ये जो सारे आपके हैं ये अभी इस तरीके से अटैच्ड होते हैं सर्टोली सेल से, और उसके बाद जब ये सर्टोली सेल से आपके अलग हो जाएंगे तब बेटा इसको हम कहेंगे स्पर्मिएशन। और जब ये ऐसे बने थे आपके सेकेंड स्पर्मेटिड से, जब आपका ये स्पर्म बना, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटिड थे। इनफैक्ट इसको हम ऐसे ही बना देते ना। देखो, प्राइमरी आपके पास जर्मिनल एपिथेलियम था, वो डिवाइड होकर के स्पर्मेटोगोनिया बना, ये मैच्योर हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना बेटा। उसके बाद आपकी क्या हुई? मियोसिस 1 हुई, आपके पास 2 हेप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने। फिर आपकी बेटा मियोसिस 2 हुई, तो आपके पास 4 स्पर्मेटिड बने। दिस इज स्पर्मेटिड विच आर हेप्लॉइड। ये अभी स्पर्म जैसे है, स्पर्म जैसा स्ट्रक्चर ले लिया, जिसको स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे, बट दीज आर जॉइंट, जब रिलीज होंगे इसको स्पर्मिएशन कहेंगे। क्लियर? चलिए, तो अब अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है कि इसमें कितने ऑटोजोम्स हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसमें कितने आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से में कितने ऑटोजोम होंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कितने होंगे, तो बेटा ध्यान रखिएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज डिप्लॉइड, उसमें मियोसिस स्टार्ट होती है,
और बेटा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज हैप्लॉइड, उसमें दूसरी मियोसिस स्टार्ट होती है। ठीक है ना, अब हमने ये जो फेजेस पढ़े थे, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज, अब मैं अगर आपको बोलूं तो इसमें कौन कौन सा फेज है। सो देखिए बेटा, मल्टीप्लिकेटिव फेज में आपके मल्टीप्लाई हुए, यानी यहां पे बेटा आपके बन गए स्पर्मेटोगोनिया। क्लियर, यहां पे तो आपकी स्पर्मेटोगोनिया बना। ग्रोथ फेज में बेटा आपका क्या हुआ, जो स्पर्मेटोगोनिया था ये मैच्योर हुआ और ये बेटा आपके बने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने। और मैच्योरेशन फेज में क्या हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का आपका मियोसिस स्टार्ट हो गया। ठीक है, चलिए, इट वॉज इजी। एंड नाउ अब बच्चे हम यहाँ पे एक डायग्राम दिखाती हूँ, ब्यूटीफुल डायग्राम इट इज, जस्ट लुक एट हियर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बेटा जर्मिनल सेल, एपिथेलियल सेल्स है। उसके बाद ये कैसे स्पर्मेटोगोनिया बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी अर्टली, और ये इससे जुड़े हैं, बाद में इससे अलग हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, अब हमने ये चीज तो पढ़ ली। अब बारी आती है स्पर्म के स्ट्रक्चर की, कि भाई स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है। भाई ये भी तो जानना है ना, स्पर्म दिखता कैसा है, और इसको आगे जाकर के क्या करना है, ओवम को फर्टिलाइज करना है। सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म? वेरी सिंपल, इस डायग्राम को भी देखते रहिएगा और हम ड्रॉ भी करेंगे। बेटा स्पर्म एक सेल है, तो उसके पास अपना न्यूक्लियस होगा। ठीक है, अब न्यूक्लियस के बाद बेटा ये आपका हेड में होता है। एंड इट ऑल्सो हैव अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। भाई आपकी स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगी, सेल है, तो यहां पे पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बना होगी। अब देखिए, इसका पूरा जो इसकी बॉडी है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस पार्ट को हम कहेंगे हेड। उसके बाद बेटा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ ऐसा, मतलब इसका पूरा सेल इस तरीके के 3 पार्ट में डिवाइड होता है। अब देखिए, दिस पार्ट इज नोन एज द हेड। इस रीजन को हम कहते हैं द नेक। दिस पार्ट इज नोन एज द मिडल पीस एंड दिस इज नोन एज द टेल। तो स्पर्म की बॉडी आपके 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड, नेक, मिडल पीस और एक टेल। हेड में आपका न्यूक्लियस होता है। अब अगर मैं यहाँ पे नेक में देखूंगी बेटे, तो यहाँ पे 2 मेरे सेंट्रियोल्स होते हैं। तो जो इसके पास वाला है इसको बोलेंगे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, जो दूर वाला है इसको कहेंगे डिस्टल सेंट्रियोल। ना, हेड में न्यूक्लियस है तो ऑब्वियसली यहां पे इसका डीएनए होगा बेटा। इस मिडिल पीस वाले पार्ट पे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर मेल गैमीट इज द मोटाइल वन, ये चल पाता है। फीमेल गैमीट बैठा रहता है। मेल गैमीट उसके पास आएगा और फ्यूज करेगा, तो उसके लिए उसको शक्ति चाहिए, और शक्ति चाहिए चलने फिरने के लिए, तो वो मिलेगी माइटोकॉन्ड्रिया से। सो मिडिल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं बेटा, और ये माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे इस तरीके से ऐसे अरेंज होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं नेबेनकन। सो दीज आर मेनी माइटोकॉन्ड्रिया, और इनका जो अरेंजमेंट होता है इसको बोलते हैं नेबेनकन अरेंजमेंट। ठीक है ना, दिस इज द टेल। टेल में एक फिलामेंट है जो उसको मूव करने में मदद करेगी। अब मैंने बोला फर्टिलाइज करना है, तो फर्टिलाइज कैसे करेगा, इसको ऐसे घुसना है ओवम के अंदर, तो इसके हेड के ऊपर एक कैप जैसी होती है, एक सिंहासन सा पहना हुआ है,
उसके अंदर खूब सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो एग की वॉल्स को खराब करके उसके न्यूक्लियस तक पहुंचेंगे। तो दे हियर इज अ पार्ट जिसको हम कहते हैं एक्रोसोम। सो नाउ बेटा लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। अब सारी चीजें मैं यहां पे रिवाइज करा रही हूं। सबसे पहले इसके पास ऊपर एक एक्रोसोम होता है। इस एक्रोसोम में बेटा देयर आर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। इन एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं? स्पर्म लाइसेंस कहते हैं। अब ये एंजाइम्स क्या करेंगे? तो जो एग होती है, मैं आपको दिखाती हूं, मैं डायग्राम लेकर के आई हूं। ऐसा आपका एक प्रॉपर ओवम होता है और इसके बाहर बहुत सारी लेयर्स है। अंदर उसको स्पर्म के न्यूक्लियस को ओवम के न्यूक्लियस तक पहुंचना है, तो इसकी वॉल्स को तोड़ना पड़ेगा। तो ये पहले ये वाली वॉल तोड़ेगा, ये तोड़ेगा, ये तोड़ेगा, फिर अंदर तक पहुंचेगा। तो ये बेटा जो यहाँ पे इसकी प्रेजेंट होता है एक्रोसोम, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हम आगे देखेंगे जब हम फर्टिलाइजेशन करेंगे, जो बच्चे इस वॉल्स को ब्रेक करेगा, इसलिए इसको स्पर्म लाइसेंस कहते हैं। हेड में इसका न्यूक्लियस है जिसमें इसका जेनेटिक मटेरियल है। ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल्स क्या करते हैं? सो डिस्टल बेटा यहाँ पे क्या करेगा? एक फिलामेंट बना हुआ है। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे पूरा फिलामेंट बना हुआ है। एंड सेंट्रियोल जैसे आपने पढ़ा है सेल चैप्टर में क्लास 11th में, सेंट्रियोल फ्लैजेला सीलिया बनाता है, यूकैरियोट का जैसा बेस होता है, और आपका 9+2 अरेंजमेंट याद है? तो ये बेटा क्या करता है? यहाँ पे फिलामेंट बनाएगा और ये क्या करता है? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ये बेटा फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में मदद करेगा। किसके अंदर? ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम। तो जब आपका ओवम फर्टिलाइज्ड होगा तो उसके पास, ओवम के पास सेंट्रियोल नहीं होता बच्चे, तो ये उसको ये चीज प्रोवाइड करेगा। और बीच में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। यानी अगर मैं यहां से क्वेश्चन आता है इसका क्रॉस सेक्शन लूं, तो इसके क्रॉस सेक्शन पे मुझे यहाँ पे क्या क्या मिलेगा? इसके क्रॉस सेक्शन में मुझे मिलेंगे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया और 9+2 अरेंजमेंट ऑफ सेंट्रियोल का फिलामेंट। और ये टेल है जो बेटा उसको मूव करने में मदद करेगी। क्लियर? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। नाउ लुक एट हियर, एक वन शॉट रिविजन यहाँ पे दे रखा है, एनसीईआरटी का डायग्राम है बेटा। सो फाइनली हम ये पढ़ चुके हैं 46 से कैसे 23 होते हैं। सो दिस इज दी स्पर्मेटोगोनिया। डिफरेंशिएशन यानी कि ये मैच्योर हो रहा है, अपना स्ट्रक्चर पा रहा है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, पहली मियोसिस हुई, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, सेकेंड मियोसिस हुई, स्पर्मेटिड बने, उसके बाद डिफरेंशिएशन, फिर स्पर्मेटोजोआ। एक चीज बेटा याद रखिए, यहाँ पे इक्वल मियोसिस हो रही है, मतलब जो आपको चारों सेल्स मिल रहे हैं, तो आपको एक सेल से 4 स्पर्म्स मिल रहे हैं, वो चारों बराबरी के हैं। फीमेल्स के केस में ये डिफरेंट होगा। एंड नाउ द लास्ट थिंग वी नीड टू रिवाइज, ये हो कैसे रहा है? तो ये कैसे हो रहा है? ये बेटा सारी चीजें प्यूबर्टी में होती है। हमने ये लेक्चर नंबर 1 में ऑलरेडी पढ़ चुका है। सो विल रिवाइज। जीएनएरएच हार्मोन आता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड से, वो बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड में जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 हार्मोन्स आते हैं, एफएसएचओ हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये एफएसएचओ हार्मोन बेटा सर्टोली सेल्स में जाते हैं और ये ल्यूटिनाइजिंग लेडिक सेल्स में जाते हैं। लेडिक सेल से रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये भाई पहले लेक्चर में पढ़ा चुकी हूं, जिसने नहीं देखा वाली क्लास देखो। और उसके बाद ये बेटा सर्टोली सेल से एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स, ये इस टेस्टोस्टेरोन को खींचेंगे, ट्रैप करेंगे और उसके बाद इसके अंदर आपके स्पर्मेटोगोनिया में स्पर्म्स की फॉर्मेशन होगी। सो विद दिस थिंग ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। इट वॉज वेरी इजी टॉपिक, अ शॉर्ट टॉपिक, बट नेक्स्ट क्लास में बेटा हम यहाँ पे oogenesis पढ़ेंगे। oogenesis यानी ओवम की फॉर्मेशन। तो एक शॉर्ट में आपको रिवाइज कराती हूँ, वहां पे भी ऐसा ही होगा। वहां पे भी हम देखेंगे ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन, मल्टीप्लिकेशन फेज। अब बेटा यहाँ पे कुछ चीजें डिफरेंट आएंगी। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, oogonia होगा, प्राइमरी oocyte होगा, सेकेंडरी oocyte होगा, ओवम बनेगा। लेकिन यहाँ पे बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि मियोसिस बर्थ से पहले ही शुरू हो जाती है
और उसके बाद रुक जाती है जन्म के समय। जन्म से लेकर के प्यूबर्टी तक कुछ नहीं होता, प्यूबर्टी के बाद वो GnRH चाहता है, फिर वो सारी चीजें होती हैं, फिर मियोसिस फिर से स्टार्ट होती है और फिनिश होती है। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवरी एक अंडा बनाती है। अब वहां पे तो 1 से 4 बन रहे थे, यहाँ पे 1 से 1 कैसे बनेगा? ये सारी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे अगली क्लास में। यहाँ पे फॉलिकल्स बनेंगे। हमने प्राइमरी सेकेंडरी oocyte तो समझ लिया, जैसा मतलब ऐसा ही होगा जैसे स्पर्मेटोसाइट में था, लेकिन यहाँ पे फॉलिकल्स हैं। व्हाट आर दोस फॉलिकल्स? और इसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेट करके फिनिश करेंगे। एंड देन आपको ये प्रॉपर डायग्राम समझ में आएगा। सो नाउ बेटा एक इसको भी रिवाइज कर लेंगे। सो थोड़ा सा सोचिएगा, थोड़ा सा रिवाइज करके आइएगा। इन नेक्स्ट चैप्टर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सो नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डू oogenesis। इसके साथ साथ हम फॉलिकल्स का क्या सीन है वो भी देखेंगे, और बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल, तभी आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। सो बाय बाय एंड थैंक यू।